नमस्कार बच्चों। अपने विद्यालय की परंपरा को बढ़ाते हुए पहले एक प्रार्थना। हे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सभी सुखी रहें और रोग मुक्त रहें, किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। तथास्तु। बच्चों, आज हम पाठ 13 जिसकी विधा है कविता वह पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है मातृभू शत शत बार प्रणाम। इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। सबसे पहले रचनाकार का परिचय। भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त सन 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद से बीए एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। पहले इन्होंने कविता लेखन किया, लेकिन बाद में ये उपन्यासकार के रूप में विख्यात हुए। इन्होंने साप्ताहिक विचार और दैनिक जनजीवन का संपादन कार्य भी किया। इसके अतिरिक्त वर्मा जी ने मुंबई में फिल्म कथा लेखन भी किया। इन्हें अपनी रचना भूले बिसरे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में अपनी लेखनी के रंग बिखेरे। पतन, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, थके पांव, चाणक्य, ये सभी क्या हैं? उपन्यास। मोर्चाबंदी, कहानी संग्रह, मधुकण, प्रेम संगीत और मानव, कविता संग्रह, वसीहत, रुपया तुम्हें खा गया, ये क्या है? नाटक। अतीत के गर्भ से, संस्मरण, ये सभी क्या हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर सन 1981 को हुई। जो लेखक का परिचय है उसमें से किसी ने कुछ पूछना है? यस यस बेटा। विख्यात बेटा, प्रसिद्ध, मशहूर। ठीक है। उपन्यास, उपन्यासकार बेटा, उपन्यास लिखने वाले, नॉवल, उपन्यास होता है नॉवल। ठीक है। बेटा ये नाम है उनकी रचना का। ठीक है। अब आपको मैं इसका संक्षिप्त परिचय दे दूं, कविता का सार बता दूं। इस कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि भारत भूमि में जन्म लेना उनका सौभाग्य है। सौभाग्य क्या होता है? अच्छी किस्मत। इसी कारणवश कवि ने भारत भूमि के चरण कमलों की बार बार वंदना करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। भारत अनेक संस्कृतियों और सभ्यताओं का संगम है। यहाँ लोगों के रहन सहन, पहनावे, परंपराओं, प्राकृतिक भूभागों एवं जलवायु आदि में विभिन्नता होते हुए भी एकता का भाव
विद्यमान है। यह वह पावन भूमि है जहाँ अनेक महापुरुषों और वीरों ने जन्म लिया है। बहुमूल्य खनिज पदार्थों तथा प्राकृतिक संपदा से युक्त भारत देश यहाँ के लोगों के लिए सुख समृद्धि का आधार है। अब कविता का सरलार्थ। मातृभू शत शत बार प्रणाम, ऐ अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शायित गांधी बुद्ध और राम, हिमगिरी सा उन्नत तव मस्तक, तेरे चरण चूमता सागर। पहले कठिन शब्दों के अर्थ। मातृभू मातृभूमि या भूमि रूपी माता, जननी जन्म देने वाली या जन्मदात्री, शत 100, उर हृदय या मन, हिमगिरी बर्फीला पहाड़, शायित सोया हुआ, उन्नत विकसित या श्रेष्ठ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मातृभूमि को 100 बार नमन करते हुए कह रहे हैं कि हे वीरों की जन्मदात्री, जन्म देने वाली, मैं आपके चरणों में 100 बार नमन करता हूँ। आपके भीतर गांधी, बुद्ध और राम जैसे महापुरुष समाधि ले चुके हैं। आपका मस्तक बर्फीले पहाड़ जैसा उज्जवल और उन्नत है। आपके चरणों का स्पर्श समुद्र करता है। इसका अभिप्राय यह है कि भारत के शिखर पर हिमालय पर्वत, जिसकी चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं, सुशोभित है, तो निचले हिस्से में हिंद महासागर शोभायमान है। श्वासों में है वेद ऋचाएं, वाणी में है गीता का स्वर। हे संस्कृति की आदि तपस्विनी, तेजस्विनी अभिराम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। श्वास क्या होगे? सांसें। वेद भी आपको पता है। ऋचाएं जो हैं वेद मंत्र होते हैं। संस्कृति संसार, तपस्विनी तपस्या करने वाली स्त्री, तेजस्विनी तेज से युक्त स्त्री, अभिराम अच्छा लगने वाला या मोहक। इन पंक्तियों में बताया गया है कि भारत देश की सांसों में वेदों के श्लोकों से प्राप्त ज्ञान समाया हुआ है। भारतवासी ज्ञानी हैं। किसके? वेद के।
भारत भूमि की वाणी में गीता के स्वर अर्थात संदेश छुपे हुए हैं। भारत भूमि संसार की तपस्या करने वाली उस स्त्री के समान है जिसकी देह तपस्या के तप से तेज युक्त है, आभा युक्त है, मनमोहक है। ऐसी मातृभूमि के चरणों में कवि शत शत बार प्रणाम करके अपना आभार प्रकट करते हैं। ऐसी मातृभूमि पर जन्म लेकर वे स्वयं को कृतज्ञ और भाग्यशाली मानते हैं। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। कठिन शब्दों के अर्थ युत युक्त, खनिज बहुमूल्य पदार्थ, मुक्त हस्त खुले हाथों से। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, आप अत्यंत उपजाऊ हैं, इसलिए भारत में हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है। यहाँ हरे भरे खेत चारों ओर फैले हुए हैं, फल फूलों से युक्त बाग बगीचों का भंडार है, अमूल्य खनिजों का व्यापक धन व्याप्त है। हे मातृभूमि, तुम खुले हाथों से बिना कोई भेद किए अपनी इस प्राकृतिक संपदा को बांटकर अपने निवासियों के हित का ध्यान रखती हो, उनकी भलाई करती हो। इसलिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आपके चरणों में 100 बार प्रणाम करता हूँ। बच्चों, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है सबको समझ में आया? पक्का? किसी को कोई डाउट है? ठीक है फिर। यस। एक मिनट, कौन है ये? मुझे चेक। अभी फिर पहले सुन लो, ठीक है? उसके बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है? अभी हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं, प्रेम दया वाला, ठीक है? प्रेम दया का इष्ट लिए तू, सत्य अहिंसा तेरा संयम, नई चेतना नई स्फूर्ति युत, तुझमें चिर विकास का है कम, चिर नवीन तू जरा मरण से, मुक्त सबल उद्दाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आपके प्रिय भाव किसके? मातृभूमि के। प्रिय भाव क्या हैं? प्रेम और दया। आप सत्य और अहिंसा की मूर्ति हो,
संयमशील हो, धैर्यवान हो, नवीन चेतना और स्फूर्ति से युक्त हो। स्फूर्ति क्या होती है? चुस्ती। आपका विकास दीर्घकालीन है। दीर्घकालीन होता है लंबे समय तक होने वाला। आपका यौवन सजीवता स्थायी है। आप स्वतंत्र, बलवान और परोपकारी हो, इसलिए आपके इन गुणों के कारण मेरा आपके चरणों में 100 बार नमन है। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान द्वीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से, सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। द्वीप क्या हो गया? दीपक। कोटि करोड़ों, नाद ध्वनि, सकल सभी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, आपके एक हाथ में यदि न्याय का ध्वज है तो दूसरे हाथ में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो रहा है। ज्ञान का दीपक जल रहा है। यदि आपकी करोड़ों संतान अर्थात सभी भारतवासी मिलजुल कर कार्य करें तो पूरे संसार में जय हिंद का स्वर गूंज उठेगा। जय हिंद की ध्वनि गूंज उठेगी। सारे शहर और गांव जय हिंद की इस गूंज से गूंजेंगे। हे मातृभूमि, मैं आपके चरणों में 100 बार नमन करता हूँ और आपकी संतान के रूप में जन्म लेने के कारण आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ जी, अब किसी को डाउट है तो क्लैरिफाई करो। यस दीक्षा चौधरी, क्या डाउट है? ठीक है, ठीक है बेटा। तेरे उर में शायद गांधी, बुद्ध और राम, यहां से बेटा। ठीक है। हिमगिरी सा उन्नत तव मस्तक, तेरे चरण चूमता सागर, श्वासों में है वेद ऋचाएं, वाणी में है गीता का स्वर। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि हे मातृभूमि, तुम्हारे हृदय पर या तुम्हारे भीतर गांधी, बुद्ध और राम जैसे जो महापुरुष हैं उन्होंने समाधि ली है। वे समाधिस्थ हैं, सोए हुए हैं। आपका मस्तक बर्फीले पहाड़ सा उज्जवल और उन्नत है। आपके चरणों का स्पर्श समुद्र करता है।
इसका अभिप्राय यह है कि भारत के शिखर पर हिमालय पर्वत, जिसकी चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं, सुशोभित हैं, तो निचले हिस्से में हिंद महासागर शोभायमान है। भारत देश की श्वास श्वास में, हर सांस में वेदों के श्लोकों से प्राप्त ज्ञान समाया हुआ है। भारतवासी वेद ज्ञानी हैं। भारत भूमि की वाणी में गीता के स्वर अर्थात संदेश छुपे हुए हैं। ठीक है, और किसी को डाउट कोई? हमारे 4 वेद हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है, और किसी को डाउट कोई? खनिज होते हैं जो पहाड़ या जमीन को खोदकर जो मूल्यवान जो हैं पदार्थ मिलते हैं, उनको बोलते हैं खनिज। ठीक है, तो वो व्यापक धन हो गया ना फिर। खनिज बेटा होते हैं जो हम जमीन या पहाड़ कर खोद कर जो बहुमूल्य पदार्थ निकलते हैं ना, उनको बोलते हैं खनिज। जैसे लोहा, तांबा। इसके क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। ठीक है, तो अभी हाँ टाइम होने वाला है, तो आप क्लास को लीव कर सकते हो। ठीक है।